हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल केएम टीवी पे। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो पढ़ लिया। अब आज हम सेकंड ऑर्डर के लिए बात करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में आपको मैं उसकी हाफ लाइफ पीरियड भी सिखाऊंगा। और आज हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, जो तीनों ऑर्डर हम पढ़ चुके होंगे, उसके बाद एक nth ऑर्डर के लिए यानी कि जनरलाइज फॉर्म भी डिराइव करेंगे। वो जनरलाइज फॉर्म की मदद से आप लोग डायरेक्ट अगर एमसीक्यू आते हैं तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको करने की। आप डायरेक्ट उसके अंदर से जान सकोगे कि मेरा ऑर्डर कौन सा है, ठीक है ना। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले टाइटल लगाइए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। So for second order reaction we can say value of n is equal to 2. Clear na? Value of n is equal to 2. So if value of n is equal to 2, then order of the reaction is second. Clear ना? जैसे हम हर वक्त करते थे वैसे मेरे पास कोई एक रिएक्टेंट है, सामने कोई एक प्रोडक्ट बन रही है। T इज इक्वल टू 0 टाइम पे मेरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 या तो C0 है। T इज इक्वल टू T टाइम पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन AT या तो CT है। इनिशियली प्रोडक्ट मेरे पास कुछ थी ही नहीं और आखिर में मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन BT बन चुकी है। या तो आप CT की मदद से यहाँ पे जिससे कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल आपने C लिखा है, वैसे यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये चीज हम हर वक्त लिखते थे, क्लियर ना। पर यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है, आज हम सेकंड ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, मतलब कि हमारे n की वैल्यू क्या रहने वाली है 2, यानी कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल टर्म रहेगा वो क्या रहेगा 2, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो हम उसके लिए अगर नॉर्मल रेट लॉ लिखते हैं तो नॉर्मल रेट लॉ क्या होता है, हर वक्त की तरह जैसे हम लिखते हैं R इज इक्वल टू K इन ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या तो आप उसकी जगह पे C भी लिख सकते थे, मैंने आपको दोनों तरीके से बताया था, क्लियर ना। कॉन्सेंट्रेशन C अगर हम लिखते हैं तो रेस टू 2, यहाँ पे भी क्या आएगा रेस टू 2। हमने लास्ट टाइम में C का यूज किया था तो इस बार C रखते हैं, क्योंकि एक ही टाइप की पैरेलल हम पकड़ के चलते हैं तो आसानी से आपको याद रह जाए, ठीक है। ये नॉर्मल रेट लॉ हो गया। उसके बाद अगर हम डिफरेंशिएशन रेट लॉ लिखते हैं, क्या डिफरेंशिएशन, और आप उसको दूसरा डिफरेंशियल रेट लॉ भी कह सकते हो। सो डिफरेंशियल रेट लॉ के हिसाब से मैं अगर R लिखना चाहूं तो क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव साइन सबसे पहले तो, क्योंकि मैं रिएक्टेंट के लिए लिख रहा हूं, d dt ऑफ क्या लिख सकता हूं, या तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, या तो R की दूसरी वैल्यू जो मैंने आपको अगले लेक्चर में भी सिखाई थी, d dt ऑफ C, क्लियर ना। सो ये दोनों चीजें एक प्रकार के नॉर्मल रेट लो और एक प्रकार का इंटीग्रेटेड रेट लो, माफ कीजिए डिफरेंशियल रेट लो, वो दोनों का क्या हमारा मैथमेटिकल फॉर्म बन गया। अब इंटीग्रेटेड रेट लो आपको पता है हम क्या करते थे हर वक्त, इंटीग्रेटेड रेट लो के लिए इन दोनों को कंबाइन कर देते थे, यानी कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 and 2 we can say R is equal to R. So what we can say Kc square is equal to माइनस d dt ऑफ C, क्लियर ना, ओके। और हर वक्त की तरह थोड़ा इक्वेशन इजी बनाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म को एक तरफ और टाइम वाले टर्म को एक तरफ कर देते हैं। तो ये C को मैं अगर यहाँ पे डिवाइड में ले लेता हूं तो ये dt को मैं ऊपर ले लेता हूं, यानी कि k dt इज इक्वल टू माइनस dc बाय c स्क्वायर, ओके ना। चलिए अब आपको पता है जैसे हर वक्त हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की साइन लगाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन की साइन लगा के हमें डिफरेंशियल की साइन हटानी है। तो इंटीग्रेशन ले लिया मैंने दोनों साइड, ओके। चलिए यानी कि यहाँ पे जो k dt था उसमें k कॉमन आ गया, एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, k क्या हो गया कॉमन आ गया k dt, और यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया dc बाय c स्क्वायर, ओके ना। समझ में आई बात, क्योंकि दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया है तो आप वो चीज लिख सकते हो। अब लिमिट लगाते हैं, इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन हमारी इंटीग्रेशन है, सॉरी
और वो इंटीग्रेशन को कंप्लीट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइमिंग 0 से t, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 से Ct। क्लियर ना, हर वक्त हम वही लेते थे, टाइमिंग मेरे पास 0 से t है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास C0 टू Ct है। ओके ना, सो के अब यहाँ पे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो dt का, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है t 0 टू t, यहाँ पे माइनस। अब देखिए 1/c² को इंटीग्रेट करने के लिए आपको नॉर्मल सा इंटीग्रेशन रूल आना चाहिए, जो आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़े होंगे और फिजिक्स में बहुत सारी बार आया भी होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिए कि अगर मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर, क्या करना है dx बाई एक्स स्क्वायर, तो मैं जो डिवाइड के अंदर मेरे पास टर्म होता है, अगर मोर देन 1 पावर वाला, एक से ज्यादा पावर वाला टर्म अगर मेरे पास होता है, मैं क्या करता हूं, इसको ऊपर ले लेता हूं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -2 dx। क्लियर ना, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -2 dx ऊपर आएगा तो मैथमेटिकल टर्म है। ओके, अब x रेज टू -2, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया हुआ था, किसी भी वेरिएबल के पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक पावर बढ़ेगा और उसी से डिवाइड होगा। क्या याद रखो, किसी भी वेरिएबल का कोई पावर है, जैसे कि मेरे पास एक x वेरिएबल है, उसका पावर 5 है, तो x रेज टू 5 + 1 अपॉन 5 + 1, यानी कि पावर एक बढ़ेगा उसी से डिवाइड होगा। क्या, पावर एक बढ़ेगा उसी से डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए x रेज टू -2 है, तो x रेज टू -2 में एक बढ़ाओ, यानी कि x रेज टू -2 + 1, यानी x रेज टू -1 और डिवाइड बाय -2 + 1, यानी कि इंटीग्रेशन अगर मैं नॉर्मली लिखूं तो क्या बनेगा, नॉर्मली x रेज टू -2 रेज टू 1, यानी -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी पावर एक बढ़ेगा और उसी से डिवाइड होगा। जो लिमिट होगी वो लिमिट हम लगा देंगे। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस c² को सबसे पहले क्या कर देता हूं, ऊपर ले लेता हूं, c² को क्या कर देता हूं, ऊपर ले लेता हूं, यानी वो क्या हो जाएगा, -2 c रेज टू -2 हो जाएगा। थोड़ा सा इंटीग्रेटिव टर्म जो है उसके अंदर ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड थर्ड और सेकंड ऑर्डर, माफ कीजिए, तीन सेम है। दूसरी बात, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के अंदर जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे, वैसे यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्लोप की वैल्यू, यानी कि k, जो हम हर वक्त k को निकालते हैं ना स्लोप में, यहाँ पे ct की वैल्यू इसके साथ मर्ज होगी ही नहीं, यानी कि एक बात यहाँ पे हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगी, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना नहीं पड़ेगा, सीधा हाफ लाइफ टाइम मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वो हमारा थोड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, इनटू c² ऊपर गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा dc। ओके, c रेज टू -2, अब c रेज टू -2 का तो मेरे पास इंटीग्रेटिव टर्म है। क्लियर ना, सो क्या लिख सकता हूं, k इन ब्रैकेट t 0 टू t इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट, देखिएगा अब पहले तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, उसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या, c रेज टू -2 मतलब क्या, c रेज टू -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1। ओके ना, ओके, और उसकी जो लिमिट है वो लिमिट में लगा देता हूं, लिमिट कौन सी है, C0 टू Ct। ओके, अब लिमिट रखने से पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब इंटीग्रेटिव टर्म को हम फाइनलाइज आंसर में लिखेंगे तब ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट लिखेंगे, पर यहाँ पे ऊपर की माइनस नीचे की लिखने से पहले अंदर थोड़ा क्या कर देते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, थोड़ा सिंपल फॉर्म में उसको लेके आ जाते हैं तो थोड़ा इजी हो जाए। क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले के ये तो एज इट इज है, यहाँ पे तो कोई चेंज करना नहीं है फिलहाल के लिए। यहाँ पे देखिए नीचे देखिए -2 + 1, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है, बाकी इजी है। -2 + 1 यानी -1 और ये माइनस, तो ये दोनों माइनस तो अपने आप कट गया, और नीचे 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उतना टर्म समझ में आ गया। मतलब मैं लिख क्या सकता हूं, मैं थोड़ा साइड में पहले कर देता हूं, यहाँ पे साइड में कर देता हूं, क्या है देखिए ये c रेज टू -2 + 1 यानी c रेज टू -1 हुआ, और नीचे एक -1 की -1 नीचे बचेगा, और आगे पहले से मेरे पास माइनस था, ना आगे, तो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट, और ये 1 लिखने की मुझे जरूरत नहीं। c रेज टू -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/c लिख सकता हूं ना, ठीक है ना। तो ये जो है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, ये 1/c, बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है हमें।
तो मैं उसको सिंप्लीफाई कर देता हूं दैट 1 अपॉन सी, अब मैं उसकी लिमिट रख देता हूं, क्लियर ना, C0 टू CT। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं उसकी लिमिट रख देता हूं। देखिए इजी हो गया ना, पहले उसको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद हम वैल्यू आसानी से रख पाएंगे। सो के इंटू, ये तो सीधा आपको पता चल जाएगा T0, देखो तो 0 माइनस टी यानी नॉर्मल ऊपर, सॉरी माफ कीजिए T माइनस 0, क्योंकि ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट होगी, तो KT अपने आप बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 1 अपॉन ऊपर की लिमिट यानी C की CT माइनस नीचे की लिमिट 1 अपॉन C0, सिंपल ना, KT इज इक्वल टू 1 अपॉन CT माइनस 1 अपॉन C0, क्लियर। अब आप ग्राफिकल यहाँ पे दिखाने की जरूरत है ही नहीं, हमें जरूरत नहीं है, पर आप दिखाना चाहो तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से दिखा सकते हो। इसको इस तरफ ले लो 1 अपॉन CT, 1 अपॉन C0 को इस तरफ ले लो KT प्लस 1 अपॉन C0, y इज इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट अभी फिलहाल आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है, तो हम उसको फिलहाल याद नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैंने मेथड तो याद करवाई हुई ही है, याद है ना, मेथड तो मैंने आपको बताया भाई y इज इक्वल टू mx, ये mx हो जाएगा, इस तरफ आएगा t आ जाएगा, स्लोप की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन CT वर्सेस 1 अपॉन, माफ कीजिए 1 अपॉन CT वर्सेस t का ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे थोड़े कॉम्प्लिकेशन होंगे, बाकी और कुछ नहीं है। सो KT उसमें से पहले तो चलो ये तो मेरा क्या मिल गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मिल गया, लेकिन मैं उसको थोड़ा और इजी फॉर्म में लिखता हूं तो मुझे हाफ लाइफ कैलकुलेट करने में थोड़ा मजा आएगा। T को मैं अगर सब्जेक्ट बना देता हूं तो क्या बनेगा, 1 अपॉन K, ये K सामने चला जाएगा, 1 अपॉन K 1 अपॉन CT माइनस 1 अपॉन C0, क्लियर ना। ये जो है वो नॉर्मल टर्म हुआ, ये हो गया मेरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, क्या हो गया मेरा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया, सही है ना। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकंड ऑर्डर, क्लियर ना। तो ये बच्चों ध्यान रखना खास, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकंड ऑर्डर, ओके। सेकंड ऑर्डर के लिए मेरे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, भूलना नहीं, ठीक है। सो ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसके ऊपर से मुझे अब हाफ लाइफ डिराइव करनी है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, पर दिया नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है, पर आपको आना चाहिए। अगर आया कि भाई मुझे अगर करना है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं 1 अपॉन C0 को इस तरफ ले लूंगा, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा, और उसको अब मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के हिसाब से लिख पाऊंगा, ठीक है ना। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कैलकुलेट कर देते हैं, लिख लीजिए। चलो बच्चों, उसका हाफ लाइफ पीरियड थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड, टाइटल लगाइए हाफ लाइफ पीरियड और हाफ लाइफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो क्या लिखा, T इज इक्वल टू 1 अपॉन K ब्रैकेट 1 अपॉन CT माइनस 1 अपॉन C0, क्लियर ना, रेडी। तो ये चीज हमने डिराइव कर दी। ये जो था वो मेरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ था, क्लियर ना, ये मेरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। अब हाफ लाइफ क्या होती है वो मैंने आपको अगले लेक्चर में भी बताया था, उसके भी अगले लेक्चर में बताया था कि जब टाइमिंग की वैल्यू क्या हो जाती है, टी जो है व्हेन, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि आपको पिछले 2 लेक्चर में ये चीज सिखाता आ रहा हूं, व्हेन टी इज कन्वर्ट इनटू 1/2 देन वी कैन से द कंसंट्रेशन इज हाफ, क्लियर ना, कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ। सो CT की जगह पे जब मैं C0/2 लिख दूंगा और T की जगह पे क्या लिख दूंगा, T1/2, तब मुझे मेरा हाफ लाइफ मिल जाएगा किसी भी प्रकार के ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। तो ये दोनों की वैल्यू में अगर ऊपर पुट करता हूं तो क्या होता है, देखिए T की जगह पे मुझे क्या लिखना होगा, T की जगह पे लिखूंगा मैं T1/2, सही है ना। T की जगह पे क्या लिखूंगा, T1/2 इज इक्वल टू 1/k इन ब्रैकेट 1 अपॉन CT की जगह पे क्या आएगा, C0/2 माइनस 1/C0, ओके ना। 2 जो डिवाइड का डिवाइड है उसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है,
डिवाइड का डिवाइड 2 ऊपर हो गया, नीचे हो गया C0 माइनस 1/C0। नॉर्मल सा एलसीएम ले लेते हैं, दोनों के बीच में एलसीएम आ जाएगा, यानी कि T1/2 इज इक्वल टू 1/k इन ब्रैकेट C0 एलसीएम हो गया, नीचे ऊपर 2 माइनस 1, यानी ऊपर 1 बचा, 1 इंटू 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 डिवाइड बाय k इंटू C0। क्लियर ना? सो T1/2 is equal to k into C0. Okay, so for second order reaction we can say the T1/2 is dependence on initial concentration। क्लियर ना? हमने जब, आप याद करो, हमने इसके पहले जब लिखा था T1/2 is equal to 0.693 by k, ये किसकी वैल्यू थी याद करो, ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी मेरे पास, माफ कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्लियर ना? सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये जो वैल्यू, दोनों के बीच का नॉर्मल सा डिफरेंस देख लो, ये जो है वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंस टर्म है, यानी कि यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंसी है ही नहीं, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंसी है। क्लियर ना? तो जैसे वैसे ही आप अगर जीरो ऑर्डर के लिए लिखोगे तो 2k/0 लिखा था ना हमने, 2k/0, मतलब कि वो भी फर्स्ट T1/2 जो था वहां पे भी उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या मिलती थी, इनिशियल कंसंट्रेशन के डिपेंड्स पे ही मिलती थी, यानी कि फॉर सेकंड ऑर्डर एंड फॉर जीरो ऑर्डर वी कैन से द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, बट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट इज इंडिपेंडेंट वैल्यू हो जाएगी ना, वो किसी भी प्रकार की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, तीन का एक कंपेराइज्ड फॉर्म लिख दीजिए आप। मैं आपको एक सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में बोल रहा हूं कि आप लोग पहले तो जीरो ऑर्डर वाला जो लेक्चर है प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर उसको देखिए, देन आफ्टर आप फर्स्ट ऑर्डर वाला देखिए, एक ही टाइम में बोल रहा हूँ, वन सिटिंग के अंदर, और देन आफ्टर आप ये जो सेकंड ऑर्डर मैंने डिराइव किया है उसको देखिए। मैं 100% कहता हूं आपको तीनों बीच का डिफरेंस एक साथ मालूम पड़ जाएगा। फिर अपनी नोटबुक पेन लेके तीन को डिराइव कीजिए अलग अलग, तीन के लिए हाफ लाइफ लिखिए, शुरुआत के 2 के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाइए, और तीन का एक टेबल बनाइए जिसमें आप फर्स्ट ऑर्डर, माफ कीजिए जीरो ऑर्डर के लिए जैसे कि बात करूं, जीरो ऑर्डर के लिए आप नॉर्मल रेट लो, डिफरेंशियल रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट लो एंड हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है ना, उसकी वैल्यू लिखेंगे, और पॉसिबल हो तो स्लोप की वैल्यू भी लिखिए। सेम ऐसा आप कीजिए फर्स्ट ऑर्डर में, सेम कीजिए सेकंड ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे ग्राफ नहीं आएगा। ओके, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के अंदर अगर एग्जाम में डेरिवेशन आएगा तो मैं उसको 2 मिनट से ज्यादा टाइम में, कम टाइम में सॉरी लिख दूंगा, 2 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा वो मेरा टाइम। ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंटली अगर आप रहते हो तो ही आप आंसर दे पाओगे और सोच पाओगे कि मुझे क्या करना है। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए। उसके बाद हम एक जनरलाइज फॉर्म डिराइव करते हैं, जैसे हमने हर वक्त फर्स्ट ऑर्डर किया, सेकंड ऑर्डर किया, थर्ड ऑर्डर किया, माफ कीजिए जीरो ऑर्डर किया, वैसे अब मैं nth ऑर्डर की बात करता हूं। क्लियर ना? nth इन द सेंस कि n की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए मैं एक जनरलाइज फॉर्म डिराइव कर देता हूं, तो आपको किसी भी के लिए पूछा जाए तो आप आसानी से लिख पाओ। ठीक है ना, फटाफट से लिख दीजिए। उसके बाद करते हैं, लिख दीजिए। चलिए बच्चों, अब nth ऑर्डर के लिए डिराइव करते हैं। nth ऑर्डर के लिए यानी कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल टर्म रहेगा वो n रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, nth ऑर्डर के लिए मैं आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी डिराइव करके दे रहा हूं और साथ ही साथ में उसका हाफ लाइफ पीरियड भी। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें आपको बहुत काम में आएगी। ठीक है, और जो टेबल आपने बनाया उसके अंदर ये nth ऑर्डर साथ में ऐड कर दीजिएगा। चलिए, अब फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन पहले तो हम जैसे हर वक्त करते हैं, भाई मेरे पास एक रिएक्टेंट है, उससे मेरे पास एक प्रोडक्ट बन रही है, रिएक्टेंट A है, A रिएक्टेंट से मेरे पास प्रोडक्ट B बन रही है। इनिशियल टाइमिंग t इक्वल टू 0 पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन C0 या तो A0 है, यहाँ पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन AT या तो CT हो गई। इनिशियल मेरे पास B प्रोडक्ट थी ही नहीं, उसके बाद मेरे पास CT में से प्रोडक्ट हो गई थोड़ी बढ़ के BT। क्लियर है, ये चीज याद है ना, ये सब जैसे कि यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, तो यहाँ पे कुछ x अमाउंट निकली,
तो यहाँ पे वो x अमाउंट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 लिखता तो यहाँ पे 2x आता, तो सामने 2x बनता, ठीक है ना। तो ये चीजें तो नॉर्मली आप लोग स्टोइकियोमेट्री में पढ़ के आए हो, सो ये चीज ध्यान रखिए खास। नाउ nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम नॉर्मल रेट लॉ लिखते हैं, देन नॉर्मल रेट लॉ लिखने के बाद हम माफ कीजिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते हैं, देन आफ्टर हम लिखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। जैसे किया था वैसे ही करना है, बस एक जनरलाइज्ड फॉर्म हमें हाथ में आ जाएगा दैट नॉर्मल रेट लॉ के हिसाब से अगर मैं लिखना चाहूं वैल्यू ऑफ r मींस r की वैल्यू, तो क्या लिख सकता हूं k द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज़ टू n, या तो c वाले फॉर्म में लिख सकता हूं k c रेज़ टू n, सो r इज इक्वल टू k इंटू c रेज़ टू n। बायो वाले थोड़ा इसके अंदर ध्यान रखिएगा, थोड़े मैथमेटिकल टर्म ज्यादा है, कहां से कहां क्या जा रहा है, शांति से पढ़ाऊंगा, आप लोग शांति से लिखते जाइएगा साथ में, ठीक है ना। सो नॉर्मल रेट लॉ के बाद अगर मैं डिफरेंशियल रेट लॉ की बात करता हूं, तो डिफरेंशियल रेट लॉ अगर मैं डिराइव करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, r की वैल्यू, r पहले तो नेगेटिव साइन लगेगी क्योंकि मैं किसके लिए लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं रिएक्टेंट के लिए, सो माइनस dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मींस c। अब मैं a नहीं लिख रहा हूं, आप a लिख सकते हो यहाँ पे, dt ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, ठीक है ना। चलिए अब इन दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं, दैट माइनस dc बाय dt आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, kc रेज़ टू n इज इक्वल टू लिखो या dc लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू kc रेज़ टू n। क्लियर ना। अब ये दोनों टर्म के लिए मुझे पहले तो कॉन्सेंट्रेटिव टर्म को एक तरफ कर देना है, टाइमिंग वाले टर्म को एक तरफ कर देना है, लिमिट मेरी अच्छे से लगे इसलिए डिवाइड बाय c रेज़ टू n, इसको डिवाइड में लेता हूँ, ct को ऊपर ले लेता हूँ, क्या बन जाएगा k इंटू माफ कीजिए dt को ऊपर ले लेता हूं। ओके चलिए इंटीग्रेशन की साइन लग जाती है दोनों साइड जैसे कि, तो मुझे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी लिखनी पड़ेगी, इनिशियल C0 टू CT, यहाँ पे लग जाएगा 0 टू टाइमिंग t। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको जरा बाहर निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस है तो उसको निकाल लिया बाहर, dc बाय c रेज़ टू n इज इक्वल टू सेम यहाँ पे मेरे पास 0 टू t है, कांस्टेंट टर्म k dt एज इट इज। क्लियर ना। अभी जस्ट हमने अगले सेशन में ये चीज किया कि किसी का भी पावर डिवाइड में हो तो पहले उसको ऊपर ले लिया जाता है, तो पहले मैं इस c रेज़ टू n को ऊपर ले लेता हूं, सो माइनस ये टर्म जो अलग से दिखा रहा हूं खास ध्यान रखना, ये हर वक्त आपको करना रहेगा, सो c रेज़ टू माइनस n इंटू dc। क्लियर ना। अगर डिवाइड में मोर देन 1 पावर वाला कोई वेरिएबल मेरे पास है तो इज इक्वल टू 0 टू t dt एज इट इज। क्लियर। इंटीग्रेशन में दोनों का साथ में करता हूं, थोड़ा मजा आएगा आपको, माइनस कॉमन जो है वो एज इट इज रखा है। नाउ c0, अब देखिए c रेज़ टू n है उसका मैं अगर इंटीग्रेशन कर देता हूं तो क्या माफ कीजिए इंटीग्रेशन कर देता हूं तो क्या मिलेगा, c रेज़ टू माइनस n, सो c रेज़ टू माइनस n एक ज्यादा और वही चीज से नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके ना, वही चीज से डिवाइड, dc हट जाएगा और मेरी जो लिमिट है वो ऊपर और नीचे की एज इट इज होगी। सेम हो जाएगा सामने की साइड, k इंटू dt का t कॉन्सेंट्रेशन माफ कीजिए इंटीग्रेशन टर्म और ऊपर की लिमिट नीचे की लिमिट एज इट इज। ओके ना। सो क्या किया फिर से एक बार, सिर्फ मैंने माइनस n प्लस 1 और डिवाइड में माइनस n प्लस 1 जो एक मेरे पास पावर था, मैंने आपको याद क्या रखवाया था, पावर मोर देन 1 है तो पावर एक बढ़ेगा उसी से डिवाइड होगा, क्या पावर एक बढ़ेगा उसी से डिवाइड होगा, पावर एक बढ़ा उसी से डिवाइड होगा। ओके चलिए, सो माइनस है तो पहले तो ये माइनस और ये माइनस को प्लस करना हो तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक मेरे पास अननोन टर्म है, तो मैं माइनस कॉमन जरूर ले सकता हूँ। मैं थोड़ा साइड में उसको करता हूँ, जरा ध्यान रखिएगा, बायो वाले मैथ्स वालों को तो फटाफट समझ में आ जाएगा। माइनस कॉमन लिया मैंने नीचे, पहले तो ऊपर देखिए c ऊपर भी मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ऊपर माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस n है वो क्या बन जाएगा, प्लस n, 1 जो है वो माइनस बन जाएगा, मतलब कि n माइनस 1। ओके, ऊपर मैंने क्या ले लिया, माइनस कॉमन, यानी कि n हो गया प्लस 1 हो गया माइनस, नीचे भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया, नीचे भी, तो ये जो 1 है वो माइनस बन गया, n है वो प्लस बन गया, मतलब कि नीचे भी n माइनस 1 हो गया। ठीक है ना। और आगे इस पूरे ब्रैकेट के आगे मेरे पास माइनस था, अब मैं इस माइनस को यहां से हटा सकता हूं। क्लियर ना, ये माइनस यहां से अब हट सकता है, देखिए रेडी, ध्यान रखिएगा खास। अब माइनस हट गया, यानी नीचे क्या आ गया, 1/n - 1, उसको मैं थोड़ा आगे की तरफ खींच देता हूं, यानी कि 1/n
n-1 वो तो है ही। अब ब्रैकेट में सिर्फ माफ कीजिए, अब ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचा है c⁻⁻(n-1). सोचिए c⁻2 होता तो आप क्या लिखते हैं 1/c²। सोचिए c⁻1 अगले ही सेशन में था, उसको क्या लिखा था 1/c। तो c⁻⁻(n-1) है तो मैं क्या लिख सकता हूं 1/c⁻(n-1) लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ना। तो ये उसका क्या हो गया नॉर्मल फॉर्म हो गया। क्या हो गया नॉर्मल फॉर्म हो गया। जैसे यहाँ पे ये मेरे पास टर्म है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस की साइन मैंने हटा दी है, उसको मैंने थोड़ा सा बाहर बाद में लिखूंगा जब मैं वैल्यू उसके अंदर डालूंगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर मतलब डिवाइड का टर्म है, डिवाइड का टर्म तो बाहर निकल जाएगा। यानी कि मुझे जो डेरिवेशन करना है वो डेरिवेशन तो इसका होगा सीधा, क्लियर ना। ये पूरा पार्ट तो बाहर निकल जाएगा, तो इसको मैंने बाहर ले लिया। चलो भाई बाहर ले लेते हैं इसको, यानी कि मुझे सीधा ये टर्म मिला 1/n-1 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या था ये 1/c⁻⁻(n-1) और लिमिट एज इट इज रहेगी, क्योंकि अभी लिमिट रखना बाकी है, अब हम लिमिट रखने वाले हैं, ठीक है ना। पहले मैंने सिंप्लीफाई किया, मैंने आपको बताया कि पहले हम अगर इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे लिए सिचुएशंस थोड़ी और आसान हो जाती है, बराबर। और c⁻n-1 की वैल्यू एज इट इज रखनी है। देन आफ्टर सामने की साइड k इंटू टी, यहाँ पे भी 0 to t तो है ही, ओके ना। अब हम ऊपर की लिमिट नीचे की लिमिट की बात करते हैं। सो क्या लिखेंगे, सो 1/n-1 ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 1/ct⁻n-1, पहले तो ऊपर की लिमिट माइनस 1/c⁻n-1 नीचे की लिमिट। रेडी ना, लिख सकते हैं ना। क्या किया सिर्फ मैंने 1/ ये c है 1/ct यानी ऊपर की लिमिट माइनस 1/c⁻, नीचे की लिमिट, सामने की साइड क्या हो जाएगा सीधा kt, क्योंकि वो तो t-0 t रह जाएगा। ओके समझ में आई बात। फिर से एक बार देखो क्या किया मैंने, c⁻n-1 है यानी कि ct(n-1) c⁻n-1 दो बार आएगा, ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट, जो हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर रखना पड़ेगा। सो ये हो गया मेरा क्या जनरलाइज फॉर्म। क्या हो गया जनरलाइज फॉर्म फॉर, अगर इसको और ज्यादा प्रॉपर टर्म में लिखना हो यानी कि t को सब्जेक्ट बना के, तो t इज इक्वल टू k को इधर डिवाइड में ले लो, यानी 1/k(n-1) तो था ही, रेडी ना। और साथ ही साथ में 1/ct⁻n-1 माइनस 1/c⁻n-1, यानी ये हो गया मेरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या हो गया मेरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर के लिए मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ को इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे n-1 c⁻, और ct उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है हमारी, क्योंकि यहाँ पे देखिए nth ऑर्डर है तो आप n की जगह पे 0 रखिए तो आपको 0 ऑर्डर वाला टर्म मिल जाएगा, आप n की जगह पे 1 रखिए तो आपको 1 वाला मिल जाएगा, 2 रखिए 2 वाला मिल जाएगा। ये जनरलाइज फॉर्म हो गया। आपने जो आप एक काम कीजिएगा खुद से, आपने जो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ये तीनों तीन के लिए क्या आपने जो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए जो आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव किए हैं उनको एक बार साइड में लिखो, तीनों तीन को, और फिर इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 0 1 2 रखो, तो आपका आंसर उन तीनों के साथ अपने आप मैच हो जाएगा। यानी कि जनरलाइज फॉर्म के ऊपर से आप सीधा इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी सीख सकते हो, ओके ना। तो आपने डिराइव करना तो सीख लिया है, डिराइव करना आपको आता है, लेकिन डायरेक्ट पूछे तो नहीं आता, तो आप ये याद रख लीजिए, इसके ऊपर से तो कोई भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ जाएगा। सही है ना, ठीक है ना। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद इसका हाफ लाइफ टाइम भी मैं कैलकुलेट करवा देता हूं, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो बच्चों हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट कर देते हैं, तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको कर सको, हालांकि हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, सो टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख देते हैं। nth ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने अभी डिराइव किया गया था, t = 1/k(n-1) into 1/ct⁻n-1
माइनस 1/C0(n-1). क्लियर ना? तो ये चीजें, ये जो है वो हमने जनरलाइज वे में क्या कर दिया, डिराइव कर दिया इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जनरल फॉर्म। क्लियर ना? इसको आप जनरल फॉर्म भी कह सकते हो, जनरल फॉर्म फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ। एनी ऑर्डर, आप किसी भी प्रकार के ऑर्डर के लिए ये चीज लिख सकते हो, जिसके अंदर आपको सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी रहती है। ओके ना? चलिए, सो नाउ सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई t = 1/n-1 और जो डिराइव किया उसके अंदर मुझे हाफ लाइफ कैलकुलेट करना हो, तो अभी आपको बताया था कि भाई आप t की वैल्यू जब 1/2 कर देते हो तब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आधी हो जाती है, वही हमारा हाफ लाइफ पीरियड होता है। क्लियर ना? हाफ लाइफ के लिए तो बस ये 2 बॉक्स याद रखो, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? यही चीज आपको हर वक्त पुट अप करनी रहेगी। बच्चे इस चैप्टर से भागते क्यों है मुझे तो वही पता नहीं चलता, क्योंकि इतना इजी चैप्टर है, सारे के सारे कैलकुलेटिव टर्म है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये सारी चीजें देख के बच्चे बहुत डर जाते, नहीं करना है, ऑप्शन में निकाल देते, नहीं करना है ऐसा। ठीक है ना? हमें तो ध्यान देना है बस, क्योंकि अब एक ही मोलेकुलरिटी नाम का टॉपिक, लीड टॉपिक बाकी है। ठीक है? बाकी बहुत से टॉपिक है, लेकिन मोलेकुलरिटी और फिर उसके बाद हम 2, 3, 4 लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे इसके, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा इसके एमसीक्यू भी कैसे आते हैं। ठीक है ना? चलिए, सो t = 1/2, ct = C0/2 की वैल्यू पहले तो रख देते हैं। t की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, 1/2 कर देता हूँ। ओके ना? 1/k तो मेरा स्पेसिफिक कांस्टेंट है, तो वहां पे तो मुझे कोई चेंज करना नहीं है। अब जहां पे ct है, ct वहां पे मुझे क्या करना है, C0/2 फॉर हाफ लाइफ। क्लियर? सो 1/C0/2 raised to n-1 माइनस 1/C0(n-1). अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पे जनरली कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, जो हर वक्त मैंने नोट किया है कि ये जो n-1 है वो गलती से सिर्फ इसको दे देते हैं, 2 को सीधा ऊपर ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये इसके साथ भी जाएगा। ठीक है ना? दोनों के साथ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, खास मिस्टेक होती है वहां पर। तो जहाँ पे मिस्टेक हो रही होगी वहां पे मैं बताऊंगा आपको, तो आपको वो पॉइंट के ऊपर अंडरलाइन कर देना है कि यहाँ पे मिस्टेक ना हो। चलिए, सो 1/kn-1। अब ये 2 के साथ भी n-1 जाएगा, C0 के साथ भी n-1 जाएगा। एक स्टेप डायरेक्ट दिखा रहा हूं, 2 के साथ जो n-1 जाएगा उसको मैंने ऊपर ले लिया। अब डिवाइड का डिवाइड ऊपर, लेकिन साथ में वो n-1 को लेके आया है। बीच में एक स्टेप आता है ऐसा, C0(n-1) डिवाइड बाई 2(n-1), लेकिन दूर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसको ऊपर भेज सकते हो। सो 2(n-1) डिवाइड में C0(n-1) माइनस 1/C0(n-1). देखिए डिवाइड सेम हो गया, अब हम एलसीएम ले सकते हैं। सो 1/kn-1 इन ब्रैकेट 2(n-1), एलसीएम ले लिया है, नीचे एलसीएम C0(n-1) एलसीएम क्या, C0(n-1) एलसीएम और ऊपर 2(n-1) एज इट इज। क्लियर? सो ये हो गया मेरा हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर। अब इसके ऊपर से एक एमसीक्यू आया था जो मैं आपको लिखवा देता हूं, आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि T1/2 फॉर nth ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू, एक्चुअल में प्रोपोर्शनल की जगह पे वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। दैट याद रखिए, T1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C0(n-1) फॉर nth ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर। इस बात को ध्यान रखेगा खास, क्योंकि ये चीज पूछी गई है और आता भी है एग्जाम में। ठीक है? याद रखिएगा कि nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के n-1 पावर के साथ। ठीक है ना? क्या C0(n-1) के साथ ये दोनों देखिए इनवर्सली चलते हैं, क्योंकि ये तो मेरा कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ले लूं तो ये T1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, C0(n-1). ओके, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जनरलाइज फॉर्म में मैंने आपको हाफ लाइफ पीरियड भी कैलकुलेट करवा दिया। बहुत सी बातें हमने आज कैलकुलेट कर दी, बहुत सी चीजें हमने आज इंटीग्रेटेड कर दी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के फॉर्म में हमने डिराइव कर दी।
सारी बातों को पहले तो अच्छी तरीके से देख लीजिए, साथ में लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको समझ में आता जाएगा कौन कौन से स्टेप आ रहे हैं। फिर बिना देखे लिखने की ट्राई कीजिए। मेरी ओर से एक आपको सजेशन है ये इस बात का, अगले लेक्चर के अंदर हमें इन तीन यानी कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है, क्योंकि उसके एमसीक्यू भी आते हैं। छोटा सा टॉपिक है, हम उसके फॉर्मूला कुछ डिराइव करेंगे, ओके। और साथ ही साथ में एक प्रूफ जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, बहुत काम का है, डायरेक्ट भी पूछा गया है एग्जाम में और प्रूव करना भी आता है, तो वो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन तब तक मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारी बातें आप लोग एक टेबल बनाइए। पहले तो तीन को एक साथ में, वन सिटिंग बोल रहा हूं मैं, एक ही सिटिंग के अंदर एक ही बार में वो तीन को डिराइव कर दो। डिराइव करने के बाद तीन के ग्राफ को डिराइव करो, तो आपको कंपेरिजन मालूम हो जाएगा, तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर तीनों का एक टेबल बना लो भाई, जीरो ऑर्डर के लिए ये, सेकंड ऑर्डर के लिए ये, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये, nth ऑर्डर के लिए ये, स्लोप की वैल्यू ये बनेगी, इंटीग्रेटेड रेट लो ये बनेगा, डिफरेंशियल रेट लो ये बनेगा, नॉर्मल रेट लो ये बनेगा, ठीक है। तो आपको पूरा ये जो चिट्ठा है ऑर्डर वाला वो एकदम दिमाग में फटाक से बैठ जाएगा, ठीक है। सारी बातों को लिखना है बच्चों और प्रिपेयर करना, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तब आपको ये सारी बातें दिमाग में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स के अंदर ये सारी चीजों का बेहतरीन यूज आएगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।